अनकही मोहब्बत बाटेट। उसे कम से कम 1 लाख तो लगानी चाहिए थी, सिर्फ 20,000 उतने के तो मैं जूते बस पहनता हूँ। ओम की ये बात सुनकर देव गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से उसे देखता है। वो गुस्से भरी नज़रों से उससे बोला, साले मैं यहाँ तुझे अपनी आप बीती बता रहा हूँ और तू मेरी कीमत बता रहा है। ओम ये देखकर डर जाता है और जाकर करण के पीछे खड़ा होते बोला, सॉरी भाई, मैं तो बस ऐसे बोल रहा था। तभी करण उससे बोला, देव तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो और मुझे ये बताओ कि वो आखिर लड़की है कौन। देव बोला, वो वही है जिसे मैं लेने के लिए मसूरी गया था। ये सुनकर ओम और करण और चौंक गए। करण बोला, लेकिन हमने तो सुना था कि वो लड़की बहुत ही मासूम है, तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। देव बोला, अरे काहे का मासूम, वो तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। ओम ये सुनकर खुश हो जाता है। वो खुद से बोला, अब तो मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि अब वही मेरी क्राइम पार्टनर बन सकती है। ये बोलते हुए ओम के फेस में एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। तभी करण बोला, अच्छा भाई वो सब छोड़ और ये बता कि अब उस लड़की का क्या करना है। देव का यह सुनकर मुंह लटक जाता है। वो लड़के मुंह से बोला, अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों। करण बोला, देव क्योंकि वो हमारी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर ओम खुश हो जाता है और वह एक्साइटमेंट में बोला, और फिर तो मेरी दोस्त भी हुई। उसकी ये बात सुनकर देव और करण दोनों उसे देखने लगते हैं, जिस पर ओम अपने दांत दिखाकर हंसते हुए धीरे से बोला, मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो हमारी भाभी की फ्रेंड है। लेकिन अभी वो दोनों उसे घूरना बंद नहीं करते। तो उस फाइल को उठाकर बोला, मुझे ये फाइल देने जाना था ना, और उस फाइल को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं घर में भी कुछ यही माहौल था। पलक राधिका और नंदिनी से देव की बातें बता रही थी। उसने भी इनसे अपने किस वाली बात छिपाई थी और ये सब सुनकर नंदिनी अपने मन में बोली, तभी तो मैं कहूँ कुछ तो जो है, लेकिन कोई बात नहीं, अब आएगा मजा। बेटा मुझसे भाग गए थे ना ताकि तुम्हें अपनी शर्त पूरी ना करनी पड़े, लेकिन अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नंदिनी के फेस में एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। ये बात साफ बता रही थी कि उसके दिमाग में बहुत बड़ी खुराफात चल रही है। शाम के वक्त तारा जी, मोहिनी जी और राधिका किचन में थी। वहीं नंदिनी अपने रूम में, पलक बस हॉल में बैठी हुई थी, अपना फ़ोन चला रही थी। पलक ने अभी एक सिंपल टी शर्ट और प्लाजो पहना हुआ था और अपने दोनों पैरों की पालथी मारकर बैठी हुई थी। तभी वो देखती है कि दरवाजे से अधीर, ओम, करण और देव तीनों साथ में चले आ रहे थे। देव को तो पलक पहले से जानती थी, लेकिन इन तीनों में से वो अधीर को कैसे पहचाने। पलक अपने मन में बोली, यार ये तो तीनों हैंडसम है, लेकिन इनमें से मेरे जीजा जी कौन है। पलक कंफ्यूज थी, लेकिन फिर वो एक मुस्कान के साथ चिल्लाकर बोली, हेलो जीजू। पलक की आवाज़ से चारों लड़के उसकी तरफ देखने लगे। ओम तो पलक को देखकर खुद से बोला, वाह यार ये तो कितनी कूल है। देव बोला, कूल नहीं फूल है, मतलब पागल। वही करण भी पलक को देख रहा था। वो अपने मन में बोला, वैसे कि देखने में तो बड़े सुंदर है, लेकिन फिर भी बेचारे का दिमाग खराब है। अधीर वो तो इस उलझन में था कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि अभी तक उसे पलक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही पलक अब अधीर को शांत देखकर समझ जाती है कि यही उसकी जीजाजी है। पलक अब अधीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोली, चलिए ना जीजू, हम बैठकर बात करते हैं। आपको पता है मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। पलक की बातों से अधीर ये समझ गया था कि वो पक्का राधिका की जानने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसे सवालिया नजरों से देखता है। वहीं ये देखकर तो देव, ओम और करण तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि पलक ने अधीर का हाथ जो पकड़ा हुआ था, और आज से पहले कभी भी किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके करीब भी जाए। देव तो ये देखकर अब मन ही मन खुश होने लगता है। वो खुश होते बोला, अब आएगा ना मजा, जब अधीर इसे डांट कर भगा देगा और ये रोते हुए यहाँ से भाग जाएगी। देव अपने मन में यही सब ख्वाब सजा रहा था। पलक भी अधीर को ले जाकर अपने बगल में बिठा लेती है और उससे बोली, जीजू, वैसे आप मुझे जानते नहीं होंगे तो मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं। अधीर पलक को ध्यान से देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। पलक बोली, मैं हूँ पलक, राधिका की इकलौती बेस्ट फ्रेंड और आपकी इकलौती साली। और फिर उसे अपने बारे में बिना रुके बताने लगी, जिसे देखकर अधीर अपने मन में बोला, अब मुझे पता चला मेरी जान कभी कभी इतना अजीब रिएक्ट क्यों करने लगती है, आखिर उसकी दोस्त जो ऐसी है। तो पलक अधीर से बातें किए जा रही थी, जिसे अधीर भी शांत होकर सुन रहा था। लेकिन ये देखकर देव, ओम और किरण तीनों ही शॉक थे। देव बोला, आखिर ये लड़की चीज क्या है भाई, इसने मेरे भाई को भी अपनी बातों में ले लिया। ओम भी ये बात सुन रहा था। वो पलक को देखते हुए बोला, भाई चीज का नहीं पता, लेकिन ये क्यूट बड़ी है। और पलक को देखकर स्माइल करता है, जिससे देव गुस्से से उसे बोला, साले हंसना बंद कर दे, नहीं तो अभी तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। ओम इससे चिढ़ जाता है और उसे बोला, भाई आप ना एक नंबर के जल कुकड़े हो, तभी तो इतनी प्यारी लड़की से जल रहे हो। ओम भी अब जाकर उन लोगों के पास बैठ गया तो पलक से बोला, फिर तो आप हमारे भाई के साले हुई। पलक अलग टेढ़ी नज़रों से ओम को देखती है और उससे बोली, आपकी तारीफ। ओम बड़ी स्टाइल से बोला, जनाब को छोटे मियाँ कहते हैं, लेकिन आपका दिल जो चाहे आप हमें वो कहकर बुला सकती हैं। पलक एक ज़बरदस्ती वाली हंसी हंसते हुए
लगता है आप टीवी बहुत देखते हैं छोटे मियाँ, तो क्यों ना हम भी आपका नाम टीवी की कैरेक्टर के जैसे ही रखें, जैसे कि कार्टून। ये सुनकर देव और करण को हंसी आ जाती है, वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। अधीर को भी यह सुनकर हंसी आ गई थी, जिसे देखकर ओम का मुंह बन जाता है। वहीं देव ओम को टॉन्ट करते हुए बोला, बड़ा आया लड़की को इम्प्रेस करने वाला। ओम भी अब चढ़कर बोला, अच्छा जैसे आपने बड़ा इम्प्रेस कर लिया। अरे आपकी हरकतों पर तो ये आपको क्लब में बेचाई थी। देव ये सुनकर घूर कर ओम को देखता है। वहीं पलक देव को घूर रही थी कि इसने सबको इसके बारे में बता दिया। वहीं अधीर अब ये सुनकर पलक को हैरानी से देखते हुए बोला, उसका मतलब देव जो कुछ भी बोल रहा था वो बिल्कुल सच था, पर मैं तो इसे ये समझ रहा था कि वो ड्रिंक करके सब कुछ बोल रहा है। पलक को अब एम्बेरसमेंट हो रही थी। तारा जी और मोहिनी जी ने भी ये बात सुन ली थी। पलक देव को गुस्से से घूर कर देखते हुए अपने मन में बोली, तुम्हें तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, देखना तुम्हें तुम्हारा क्या करती हूँ। देव भी पलक की धमकी को समझ जाता है। वो पलक से बोला, देखो मैंने इसे ये सब नहीं बताया, तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तो पलक धीरे से बोली, अच्छा तुमने ये सब नहीं बताया तो क्या इन्हें सपने में ये सब कुछ देख गया। पलक को देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अधीर पलक से बोला, वैसे साले क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर आपने इसे कितने में बेचा और आखिर इस कबाड़ को खरीदा किसने। देव ये सुनकर अधीर को हैरानी भरी नज़रों से देखता है, जैसे बोल रहा हो क्या बोला कबाड़ और मैं। देव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई जैसा दोस्त उसे कबाड़ बोल सकता है। पलक अब अधीर से बोली, वो जीजू मैंने बस इसके साथ मजाक किया था और कुछ नहीं। देव ये सुनकर और शौक हो जाता है कि कैसे ये लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है। तभी तारा जी और मोहिनी जी वहां आते बोले, ये सब क्या बातें चल रही है यहाँ पर जीजा साली के बीच, और किसने किसे बेच दिया। देव अपने मन में बोला, अब तो पक्का मेरी इज्जत बेइज्जती सबके सामने होने वाली है, और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं और इसका बदला ज़रूर लूँगा। देव घूर कर पलक को देखता है और वहाँ से चला गया, जिसे ऐसे जाते देखकर सभी लोग हंसने लगे। वहीं उसे जाते देखकर राधिका देव को रोकते हुए बोली, देव भाई साहब आप कहाँ चल दिए, इतनी जल्दी आइए ना, सब बैठकर बात करते हैं। देव राधिका से बोला, नहीं भाभी साहब अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता, और ये बोलकर वहाँ से चला गया। राधिका बस कन्फ्यूजन से उसे देखती रह जाती है। तभी पीछे से पलक की आवाज़ आई, जान तुम जाने दो ना उसे, वैसे भी यहाँ रहता तो बस बकवास करता। पलक की ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर सभी हैरान थे। वही अधीर की आंखें छोटी हो गई थी। वो अपने मन में बोला, जान तो ये मेरी जान को जान बोलती है और उसे इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं उसे जान बोलता हूँ तो बड़ा बोलती है कि मुझे जान कहलवाना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं बीबी जी, आप कमरे में चलिए, आपके सारे हिसाब तो अब कमरे में ही होंगे। वहीं राधिका देखती है कि अधीर और पलक दोनों बहुत करीब बैठे हुए हैं। ये देखकर राधिका अपने मन में बोली, कैसा आदमी है ये, इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, पलक के इतने करीब होकर बैठे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। वहीं पलक अब अपनी जगह से उठती है और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह पर बिठाते हुए बोली, क्या यार राधिका तू खड़ी क्यों है, बैठना। राधिका तो पलक के एक्शन से शौक रह जाती है। वहीं अधीर तो खुश हो जाता है और अपने मन में बोला, क्या बात है, साली साहिबा तो बड़ी कमाल की है, बिना किसी झिझक के उसने मेरी जान को मेरे पास बैठा दिया, नहीं तो यदि मैं बैठने को बोलता तो 100 बहाने बनाती। सभी लोग ये देख रहे थे और देखकर स्माइल करते हैं। तभी राधिका एकदम से अपनी जगह पर से खड़ी हुई और बोली, मुझे मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर से आती हूँ। ये बोलकर राधिका वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर पलक अपने मन में बोली, सच में ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी, पहले भी लोगों से इतना शर्माती थी और अब भी शर्माती है। वही अधीर भी अब सबको बात करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पलक बाकी सबके साथ बात करने लगती है। जैसे ही पलक का नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, तो वो जल्दी ही ओम और करण की भी दोस्त बन जाती हैं। वही देव अपने कमरे में गुस्से से अपनी टाई निकालते हुए बोला, इस लड़की के कारण मेरी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही है, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देव खुद से ये सब बोल रहा था, लेकिन फिर तभी उसके फेस में एकदम से स्माइल आ जाती है और बोला, मुझे पता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। राधिका अपने कमरे में बैठी हुई थी और खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। राधिका
मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। इन्हें बस मौका मिलना नहीं और शुरू हो जाते हैं। राधिका ये सब बोलते वक्त इस सब से बिल्कुल अनजान थी कि दरवाजे पर खड़ा अधीर ये सब सुन रहा है। वो आराम से दरवाजे में अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा था और खड़े खड़े स्माइल किए जा रहा था। अपनी पत्नी की ऐसी बचकानी हरकतों पर अधीर राधिका को देखते हुए ही बोला, हमें तो लगा था कि कुछ लोग बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन अब हमें कहाँ पता था कि जिन्हें हम शरीफ समझ रहे हैं वही हमारी इतनी बुराई करेंगे। अधीर की बात सुनकर राधिका उसकी तरफ देखती है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और अधीर से बोली, आप यहाँ पर कैसे आए? आप तो नीचे थे ना? अधीर ये सुनकर कमरे के अंदर आते बोला, अब क्या करे, कोई हम पर इतनी प्यार से गुस्सा कर रहा है कि पैर अपने आप ही उनकी तरफ खींचे चले आए। राधिका ये सुनकर अपने मन में बोली, पक्का ये आदमी एक नंबर का प्ले बॉय होगा, तभी तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें बनाने में माहिर है। अधीर राधिका की आंखों से उसके दिल को बाहर समझ जाता है। वह स्माइल करते हुए अपने मन में बोला, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरी जान कि ये दिल इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोलता है, किसी की तरफ तो ये नजरें तक उठाने की हिम्मत नहीं करता। राधिका अभी वैसे ही खड़ी हुई थी। अधीर उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर राधिका के दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि अधीर उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। राधिका तो तेज तेज सांस लेते हुए अपनी आंख बंद कर लेती है। उसे लग रहा था कि अधीर उसे किस करेगा, लेकिन काफी देर हो जाती है, अधीर ने उसे किस नहीं किया। राधिका अपने मन में बोली, इतनी देर हो गई लेकिन ये अब तक मुझे किस क्यों नहीं किए, क्या ये इतने स्लो है? राधिका ये बोलते हुए अपनी धीरे से अपनी एक आंख खोल कर देखती है तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। राधिका अब अपनी दोनों आंखें खोलकर यहाँ वहाँ कमरे में अधीर को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है अधीर तो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। अधीर जाते हुए बोला, जान बस थोड़ी देर वेट करना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम वो सब करेंगे। राधिका ये सुनकर चौंक जाती है। वो हैरानी से अधीर की तरफ देखती है, जो कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसे आंख मारता है, जिसको ऐसे देखकर राधिका को एक झटका सा लगता है। वह खुद से बोली, बेटा राधिका जल्दी से निकल यहाँ से, क्योंकि यदि कमरे में वापस आ गए तो आज का दिन चैन तक नसीब नहीं होने देंगे तुझे। राधिका अधीर के आने से पहले ही वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में अधीर शावर लेकर बाहर आता है। वो सिर्फ एक टॉवल में था। वो चिल्लाते हुए बोला, वे आर यू बेबी, आई एम कमिंग। ये बोलते हुए अधीर के फेस में एक प्यारी सी स्माइल थी, जो कि जल्दी ही गायब हो जाती है। अधीर सोफे की तरफ देखकर चौंकते बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देव, जो कि काम के सिलसिले में कुछ बात करने आया था। अधीर का ये रूप देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही अधीर है जिसे वो जानता था और जो लड़कियों से दूर भागता है। देव अधीर की बातें सुनकर शॉक था, और वैसे अधीर देव को वहां पर देखकर अधीर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देव बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी और मूड में ही हो। ये बोलते वक्त देव के फेस में शरारती मुस्कान थी, जिसे वो अधीर को चढ़ा रहा था, क्योंकि उसे कमरे में उसकी बीवी जो नहीं मिली, मिला तो कौन, बाबा, देव बाबा। अधीर थोड़े गुस्से से देव से बोला, जस्ट शट अप। अब देव, और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? देव ये सुनते ही रोने लगा। अधीर देव को रोते देखकर एकदम से घबरा जाता है, और वो खुद से बोला, इससे क्या हुआ और ये ऐसे एकदम से रोने क्यों लगा? अधीर देव के पास आता है और उसे शांत करवाते बोला, देव क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? देव रोते हुए बोला, भाई उस लड़की ने मुझे बेच दिया था, लेकिन फिर भी आपने उसे कुछ नहीं बोला। अधीर देव के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाते हुए बोला, देख भाई, उसने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन यार मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिर उसने तुझे तो जैसे बेकार आदमी को 20,000 में बेचा, तो बेचा कैसे? अधीर की बात पर देव उसे घूर कर देखता है, जैसे वो बोल रहा हो, तुम यहाँ पर मेरी शिकायत सुन रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब ये तो जाहिर सी बात है कि अधीर देव का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अब वो खोलकर तो ये बात नहीं बोल सकता था, नहीं तो अभी देव रोने लगेगा। अधीर देव से बोला, देव भला मैं क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाने लगा, बल्कि मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ये करने की? देव बोला, हाँ बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे पनिशमेंट दो मेरे साथ ऐसा करने की। अधीर ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो खुद से बोला, यार मैं उसे सजा कैसे दे सकता हूँ, आखिर वो मेरी इकलौती साली है, यदि मैंने उसे सजा दी तो राधिका मुझसे गुस्सा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? इस वक्त धीर एक धर्म संकट में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी साइड ले और क्या करे। देव भी अधीर को आस भरी नजरों से देख रहा था कि अधीर कुछ तो बोलेगा, लेकिन वो तो ऐसे शांत हो जाता है जैसे उसका मौन व्रत हो। अधीर अभी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। अधीर को कुछ न बोलते देखकर देव बोला, ठीक है भाई, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ। ये बोलकर देव वहां से मुंह लटकाकर चला जाता है।
जिसे जाते हुए अधीर देख रहा था। रात के वक्त सभी डिनर करके सोने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अधीर भी अपने रूम में था। तभी उसका फ़ोन बजता है। सामने से एक आदमी की आवाज़ आई, हुक्म, एक ज़रूरी खबर है। अधीर बोला, कहो। आदमी बोला, हुक्म, पता चला है कि कल यहाँ वेपन्स की एक बहुत बड़ी रील होने वाली है। ये सुनकर अधीर की दोनों भवें आपस में जुड़ जाती है। अधीर बोला, टीम से बोलो अर्जेंट मीटिंग है कल सुबह 10 बजे। आदमी जी हुक्म बोलकर कॉल कट कर देता है। अधीर अब टाइम देखता है तो अभी रात के 9 बजे हुए थे। अधीर अब कमरे से बाहर निकल जाता है। अधीर अब स्टडी रूम में जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर स्टडी रूम में एक बुक शेल्फ के पास जाता है और उसमें रखी एक बुक को उठाता है। जिसके उठाते ही वहाँ पर एक सीक्रेट डोर आ जाता है जिसकी चाबी वो बुक थी। अधीर अब उस दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ पर एक पतला सा रास्ता था। अधीर उस रास्ते से होते हुए एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पर कई सारे हथियार रखे हुए थे। तलवार, खंजर, बंदूक, AK-47 जैसे एक से बढ़कर एक हथियार। अधीर उन सभी के पास जाता है और एक-एक सभी हथियार को उठाकर देखने लगता है। अधीर एक बड़ी सी बंदूक को उठाकर निशाना लगाते हुए खुद से बोला, आज समय आ गया है फिर से डेविल किंग के वापस आने का। ये बोलते वक्त अधीर के फेस में एक डबल स्माइल आ जाती है। अधीर इस वक्त बिल्कुल ही एक अलग इंसान था और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि किसी को भी डराने पर मजबूर कर दे। अधीर की आंखों में आज एक अलग ही गुस्सा था। अधीर उन सब में से एक गन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अधीर जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है सामने उसके पिता अभयजी चेयर में अपना सर टिकाकर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर अधीर के पैर वहीं रुक जाते हैं। तभी अभय जी, जिन्होंने अपनी आंख बंद की हुई थी, अधीर से बोले, क्या हुआ? अधीर ये सुनकर चलकर अपने पिता की तरफ जाता है और उनके सामने रखी चेयर में बैठते बोला, वो लोग फिर से वापस आ गए हैं। ये सुनकर अभय जी अपनी आंखें खोलते हैं और अधीर की तरफ देखते बोले, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? फिर रुक कर कहीं तुम डर तो नहीं रहे? ये सुनकर अधीर के फेस में एक एबल स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ अभय जी को देखते बोला, डेविल किंग कभी डरता नहीं है बल्कि उन लोगों को डराता है जो गलत काम करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। अधीर की ये बात सुनकर अभय जी के फेस में एक प्राउड भरी स्माइल आ जाती है। अपने बेटे के लिए अभय जी बोले, तो फिर तुम कब जा रहे हो मिशन पर? अधीर बोला, कल। अभय जी अपनी जगह से खड़े होते हुए, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें कल ही अपना मिशन पूरा करना होगा क्योंकि परसों तुम्हारे रिसेप्शन पार्टी है। अधीर बोला, मुझे याद है पापा। अभय जी अब वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद अधीर भी अपने कमरे में जाने लगता है। अधीर अब जैसे ही अपने कमरे में पहुँचता है तो वो सामने देखकर हैरान रह जाता है। अधीर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पलक, जो कि इस वक्त उनके बेड में लेटी हुई थी, अधीर को देखकर उठते बोले, जीजू आप आ गए, हम आपका भी वेट कर रहे थे। अधीर ये सुनकर उन्हें सवालिया नज़रों से देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी। तब भी पलक बेड से एक पिलो उठाकर उसे अधीर को दे देती है। वो अधीर से बोली, जीजू क्या है, मुझे मेरी राधिका इतने दिनों बाद मिली है तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना आज मैं इसके साथ ही सो जाऊं। आपको तो वैसे भी उसके साथ हर दिन सोना है, मैं कौन सा यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाली हूँ, तो क्या आज के लिए आप मेरे रूम में जाकर सो सकते हैं प्लीज़ जीजू। अधीर तो पलक की ये बात सुनकर हैरान था, यहाँ पर उसे ही उसके कमरे से निकाला जा रहा है। अधीर अब राधिका की तरफ देखता है जो एक कोने में खड़ी थी और ये सब देखकर हंस रही थी। अधीर ये देखकर अपनी आंखें छोटे करते बोला, अच्छा बच्चों, तो तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ये देखकर, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा, कल बताता हूँ मैं तुम्हें। तभी पलक बोली, तो जीजू आप जा रहे हैं मेरे कमरे में? अधीर ये सुनकर एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल करते बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर मेरी साले साहिबा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मुझे तो वो देना ही पड़ेगा। पलक ये सुनकर स्माइल करती है। वहीं राधिका को अधीर की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। अधीर गुस्से से अपनी तकिया को अपने सीने से लगाता है और गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। अधीर अपने मन में बोला, देव बिल्कुल सच बोल रहा था इसके बारे में, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। आज इसने मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया, कल पता नहीं और कहाँ कहाँ से निकालेगी। अधीर यही सब सोचते हुए जा रहा था, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। अधीर अपना सर उठाकर सामने देखता है तो वहाँ एक साइड खड़े होकर देव हंस रहा था, जिसके साथ करण भी था, लेकिन वो शांत खड़ा था। अधीर अब देव को घूर कर देखता है, वही हंसते हुए बोला, क्यों भाई, क्या हुआ, निकाल दिया ना उसने तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से? बोलकर देव फिर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह जाती है और उसका गला एकदम सूख जाता है। अब सूखे भी क्यों ना, यदि कोई अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान ले तब आप लोग क्या करेंगे? ठीक वही हालत अभी देव की थी, जिसके सर पर बंदूक तनी हुई थी और उसका घोड़ा चढ़ा हुआ था। करण ये देखकर धीरे से अपने मन में बोला, बस इसीलिए मैं नहीं हंसा, क्योंकि मुझे पता था हंसने के बाद क्या होगा।
देव अधीर से डरते बोला, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। अधीर भी एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। और फिर बंदूक को वापस अपने पास रख कर वहाँ से जाते बोला, खबरदार यदि ये बात किसी को बाहर पता चली तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। देव और करण दोनों ही इसके लिए हाँ कर देते हैं। देव तो अब भी हैरान था इस बात से कि अधीर ने उस पर गन तानी। करण बोला, इसीलिए मैं बोला करता हूँ कि हर जगह पर हंसना अच्छा नहीं होता, हमें सोच समझ कर हंसना चाहिए। अधीर देव के साथ ये कभी नहीं करता, लेकिन अधीर आज पहले से गुस्से में है और देव ने हंसकर उसके गुस्से पर हवा कर दी। तो बस अधीर ने उसे एक छोटा सा डेमो दे दिया। अधर राधिका और पलक दोनों ही आज साथ में सोते हुए बहुत खुश थी। पलक बोली, चल राधिका अब तू मुझे सब कुछ शुरू से बता। राधिका बोली, यार पलक मैंने तुझे बताया है सब कुछ, फिर भी तू क्यों उसी बात को दोबारा पूछ रही है? पलक बोली, क्योंकि मुझे जानना है तेरी बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। राधिका ये सुनकर बोली, ठीक है तो फिर सुन। राधिका शुरू से लेकर अब की सारी बात पलक को बता देती है, जिसे सुनने के बाद पलक गुस्से से अपने दांत पीसते बोली, तो इसका मतलब ये सब कुछ उस चुड़ैल और उसकी डायन बेटी का क्या धरा है? वो लोग तो ऐसे तेरी शादी करके तुझे बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि जीजू और उनका परिवार इतना अच्छा है। राधिका ये सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि इसने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि उसका परिवार उसके लिए कभी इतना बुरा सोच सकता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उसके उल्टा है। यहाँ राधिका को उसे भी बहुत प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं। पलक बोली, मेरी जान तू चिंता मत कर, तेरे साथ हुई इस नाइंसाफ़ी का बदला मैं उन लोगों से लेकर रहूंगी। जिस पर राधिका बोली, रहने दे यार, मैं अब उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी माँ अच्छी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पलक राधिका के कंधे पर हाथ रखते बोली, राधिका तो आंटी की बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि वहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, और तुम देखना आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर राधिका स्माइल करती है, लेकिन फिर वो बोली, चल अब बहुत बातें हो गई, अब सोते हैं क्योंकि हमें फिर सुबह उठना भी है। दोनों लड़कियां अब सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधीर को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बेड में बैठ जाता है और खुद से बोला, यार ये नींद क्यों नहीं आ रही? जबकि अब अधीर को नींद नहीं आ रही है तो वो अपना फ़ोन निकाल कर उसे चलाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राधिका सुबह से उठकर रेडी होकर नीचे आ गई थी। तभी मोहिनी जी उससे बोली, बेटा आज तुम जल्दी उठ गई। राधिका बोली, जी काकी सा, और बस स्माइल कर देती है। आरती के समय घर के सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन अधीर और देव वहाँ पर नहीं आते हैं। तारा जी ये देखकर राधिका से बोली, राधिका बेटा अधीर अभी तक पूजा में नहीं आया है। इस पर राधिका बोली, वो माँ, लेकिन राधिका कुछ बोलती उससे पहले ही करण बोला, बड़ी माँ आज भाई की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वो और देव सुबह ही निकल गए। अब उन्हें कौन बताए कि सुबह से नहीं बल्कि रात में ही निकल गया था, पहले अपने कमरे से और फिर नींद न आने के कारण पहले से। लेकिन अधीर ने अपने चक्कर में किसी और की नींद खराब कर दी थी। जो था देव, वो रोनी सी शक्ल बनाकर अधीर के पीछे पीछे चल रहा था। देव की आंखें ये साफ साफ बता रही थी कि वो रात में नहीं सोया। रात में ना सोने की वजह से उसकी आंखों में अब भी नींद भरी हुई थी। देव अधीर से बोला, भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कम से कम एक बार बता तो दो। अधीर सिर्फ दो शब्द बोला, जिसे सुनकर देव की पूरी नींद ऐसे ही भाग जाती है जैसे कभी थी ही ना। दे अब एक्साइटेड होते हुए अधीर से बोला, क्या भाई हम सच में आज मिशन में जा रहे हैं? अधीर बोला, हाँ। ये सुनकर तो देव खुश हो जाता है, क्योंकि अभी उसने कुछ टाइम से कोई भी मिशन नहीं किया था, इसीलिए इस मिशन के लिए देव बहुत एक्साइटेड था। अधीर के फेस में ये देखकर स्माइल आ जाती है। वो दोनों ही अब उनके सीक्रेट पैलेस पर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ काले कपड़े वाले लोग मौजूद थे। अधीर को देखते ही वो सब अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। उन लोगों को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये सभी ब्लैक ईगल ग्रुप के खास मेंबर है, जिनका बॉस है द ग्रेट डेविल किंग। ब्लैक ईगल ग्रुप ऑल इंडिया में फैला हुआ था, जिसे अधीर के खास लोग संभालते हैं, और सिर्फ कुछ खास लोग ही जिन्होंने डेविल किंग को देखा है, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए तो डेविल किंग का नाम ही काफ़ी है। पूरे भारत में उसका इतना खौफ है कि गवर्नमेंट भी उसके नाम से डरती है। अधीर जिसके फेस में इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे, वो सभी की तरफ एक नज़र देखता है और फिर जाकर अपने किंग साइज कुर्सी में बैठ जाता है। अधीर इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कहीं का राजा महाराजा हो, या फिर ये बोलना गलत नहीं है कि वो राजा महाराजा है, क्योंकि हर जगह उसके ऑर्डर चलते हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि उसके घर में उसके ऑर्डर नहीं चलते, क्योंकि बीवी के सामने तो बड़े-बड़े से धुरंधर भी झुकते हैं। तो फिर अधीर कौन-सी खेत की मूली है? और फिर जब बीवी राधिका जैसी हो, जो मारती भी है, वो तो ये भी नहीं देखती कि जिसे वो मार रही है, वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, उसे तो बस मारने से मतलब है। अब चाहे वो कोई भी हो, अधीर जो अपनी जगह में बैठा हुआ था, वो अपने लोगों को भी बैठने का इशारा करता है, जिसका इशारा मिलते ही सब लोग भी अपनी-अपनी जगह में बैठ जाते हैं, और कुछ आदमी वैसे ही अपने हाथ
में 47 लेकर खड़े हुए थे, जो कि किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफ़ी था। अधीर अपने एक आदमी की तरफ देखते बोला, बोलो पवन, क्या खबर है? पवन, जिसे अंडरवर्ल्ड में सभी डेविल किंग की परछाई के नाम से जानते हैं, ये अधीर का एक भरोसेमंद आदमी है जो कि अंडरवर्ल्ड का सारा काम संभालता है। देव भी अपनी जगह में बैठा हुआ था और ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था। पवन बोला, बॉस, हमें पता चला है कि आज रात ही वो हथियार यहाँ आने वाले हैं। जिसे सुनकर अधीर के फेस में एक डबल स्माइल आ जाती है। वो बोला, ठीक है, रात में सभी तैयार रहो। उसके बाद वो सभी कुछ और बातें करते हैं, जहाँ अधीर को सभी बातों का ब्यौरा दिया जाता है, क्योंकि जब से अधीर की शादी हुई है तब से अधीर अपने इस काम से दूर था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। एक आदमी अपनी जगह से खड़ा होकर अधीर से बोला, बॉस, वो डेविड के आदमी आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसके चलते हमारे कुछ लोगों को मार भी दिया है। अधीर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बोला, ये डेविड डेविल किंग को नहीं बल्कि अपनी मौत को ढूंढ रहा है, और जिस दिन उसका सामना डेविल किंग से होगा वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अधीर ये सब बोलते वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था जो उसे सबसे अलग बना रहा था। थोड़ी देर मीटिंग चलने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं अपने रात के प्लान को अंजाम देने की तैयारी करने। वहीं घर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए और नाश्ता कर रहे थे, लेकिन राधिका की नज़र बार बार उसके बगल में पड़ी खाली चेयर पर जा रही थी, क्योंकि उसे अधीर की याद आ रही थी। वो खुद से बोली, ये भी कितने अजीब इंसान है। वैसे तो बड़ा बोलते हैं कि मुझसे कितना प्यार है, लेकिन जाने से पहले एक बार बताकर तक नहीं गए। आने दो उन्हें, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। वहीं पलक, जो कि खाने में बड़ी बिजी थी, उसे वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पलक एक नज़र को देखती है और फिर खुद से बोली, वो लंगोर यहाँ पर नहीं है तो सब कुछ कितना अच्छा है और कितनी शांति है यहाँ पर। अब ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अभय जी और नरेंद्र जी दोनों अब अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करण, ओम भी चले जाते हैं। तारा जी और मोहिनी जो नंदिनी से बोली, बेटा तुम लोग घर में रुको, अभी थोड़ी देर में डिज़ाइनर कल की पार्टी के लिए कुछ कपड़े लेकर आएंगे, तो तुम्हें जो पसंद हो वो ले लेना। तारा जी पलक की तरफ देखते हुए, बेटा तुम भी अपने लिए कपड़े पसंद कर लेना। पलक हंसकर बोली, नहीं आंटी, मैं अपने साथ कपड़े लेकर आई हूँ। तो मोहिनी जी बोली, बेटा ये राजस्थानी लहंगे हैं, तुम एक बार उन्हें ट्राई करके तो देखना, तुम पर वो अच्छा लगेगा। पलक कुछ नहीं बोलती तो नंदिनी बोली, माँ आप लोग जाइए, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। तारा जी और मोहिनी जी दोनों स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ देव को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। देव अधीर से बोला, भाई क्या हम ऐसे मिशन पर जाएंगे? अधीर देव को देखते हुए, मतलब? तो देव बोला, भाई हम सुबह से साथ में हैं, मुझे पता है कि तुम एक ताकतवर आदमी हो और तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। अधीर बोला, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोलो, बातों को जलेबी के जैसे गोल गोल मत घुमाओ। जलेबी का नाम सुनकर देव की आंखें चमक जाती हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है। देव उसी पानी को पीते बोला, जलेबी ही तो चाहिए। अधीर ये सुनकर अजीब नज़रों से देव को देखता है। तो देव बोला, अरे भाई, मेरे बोलने का मतलब है कि हम दोनों सुबह से घर से बाहर हैं और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो क्यों ना हम पहले कुछ खा लें, उसके बाद मिशन की तैयारी करें, क्योंकि यदि मैं बिना कुछ खाए मिशन में गया ना तो वहाँ पर मेरा है चिकन कबाब बन जाना है। ये सुनकर अधीर देव को देखते हुए अपने मन में बोला, सच में ये भुक्खड़ कभी नहीं सुधरेगा। फिर वो किसी को कॉल करता है और खाना लाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर देव तो खुश हो जाता है और खुशी से अधीर को गले लगा लेता है। ये देखकर अधीर उससे बोला, बस हो गया, अब छोड़ो मुझे। देव अधीर को छोड़ देता है, लेकिन वो अभी खुश था। अधीर देव को ऐसे देखता है तो उसके फेस में भी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते बोला, ये कभी नहीं सुधरने वाला, आज भी खाने को लेकर बिल्कुल बच्चा बन जाता है। थोड़ी देर बाद उनका खाना आ जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जिसे खाने के बाद देव ढकार लेते हुए बोला, अब तो मज़ा ही आ गया, लेकिन ये खाना उतना टेस्टी नहीं था जितना टेस्टी खाना भाभी बनाती है। राधिका की तारीफ सुनकर अधीर के फेस में स्माइल आ जाती है। वहीं राधिका के कमरे में वो बेड में बैठी बैठी अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, क्योंकि राधिका को अधीर की कॉल का इंतज़ार था। राधिका फ़ोन को देखते हुए खुद से बोली, सच में ये कितने बुरे हैं, कल रात से मुझसे नहीं मिले और सुबह भी बिना मिले चले गए, लेकिन अब तब उन्हें ये नहीं कि एक बार मुझे कॉल करके मेरा हाल चाल पूछ ले। दरअसल असली बात तो यह है कि राधिका अधीर को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो भी अब अधीर के प्यार में रंगने लगी है। क्या मैं कर लूँ क्या? नहीं नहीं, यदि मैंने कॉल किया तो वो मुझसे बोलेंगे कि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ और फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। राधिका ये सोचकर अधीर को कॉल नहीं करती। वहीं अधीर भी राधिका की कॉल का वेट कर रहा है, पर वो खुद कॉल नहीं कर रहा, जिसे देखते हुए देव खुद से बोला, बस इन सभी हरकतों के पीछे मैं कभी प्यार में नहीं पड़ना चाहता कि दिन भर बस उसी कॉल का इंतज़ार करते रहो। ठीक यही बात दूसरी तरफ पलक ने भी खुद से बोली थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि जल्द वो दोनों भी आशिकों के लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। ऐसे पूरा दिन निकल जाता है और दोनों इंतज़ार करते हुए बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी कॉल नहीं करता। राधिका को अब ये लग रहा था कि कहीं अधीर किसी मीटिंग में ना हो।
इसीलिए वो खुद अधीर को कॉल नहीं करती। रात को सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ओम ने राधिका को बता दिया था कि आज अधीर घर नहीं आएगा क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। राधिका अकेले ही कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आज पलक अपने रूम में सोई थी। राधिका कमरे में अकेली है और उसे नींद नहीं आ रही है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वही अधीर अब अपने लोगों के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है अपने मिशन के लिए। रात के कले घने अंधेरे में रेगिस्तान के बीचों बीच सड़क पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनकी बस लाइट ही जल रही थी, जिसे पता नहीं चल रहा था कि वहां पर कोई है। जिसे देखकर अधीर के फेस में एवल स्माइल आ जाती है। अधीर और उसकी लोगों की कार उन कार से बहुत दूर थी। कार में बैठा पवन अधीर से बोला, बॉस हम लोग हमला करें? अधीर सामने की तरफ देखते हुए, अभी नहीं, थोड़ी देर इंतजार करो और सबसे अपनी पोजीशन लेने के लिए बोलो। पवन उनकी बॉस बोलकर अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देता है। वो सभी अपनी जगह पर हथियार के साथ तैयार हो जाते हैं। अधीर भी उन सभी में शामिल था। वो सब देखते हैं कि वहां पर एक कार आती है, जिसे देखकर पवन अधीर की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। अधीर अपना हाथ दिखाते हुए पवन से इशारे में बोला, अभी रुक जाओ। वही वो कार उन गाड़ियों के पास जाकर रुकती है, जिसके रुकते ही उन गाड़ियों से एक एक आदमी बाहर आते हैं और एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद उन सभी का बॉस कार से बाहर आता है। लगभग 40 साल का काला सा आदमी, आंखों में काला चश्मा लगाए, अपने हाथ में सिगार लिए बड़े स्टाइल से चलकर अपने आदमियों के आगे जाकर खड़ा हो गया। जिसे देखकर देव अपना मुंह बनाते हुए बोला, जरा देखो तो उस काले भैंसे को, रात में भी काला चश्मा लगाए हुए है, जैसे कहीं का बड़ा सुपरस्टार हो, गेंडा कहीं का। देव की ये बात सुन उसके लोगों को हंसी आ जाती है, जिस पर अधीर गुस्से भरी आवाज में बोला, जस्ट शट अप, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। अधीर की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। वहीं अब सामने वाली कार का भी दरवाजा खुलता है, जिससे एक गोरा आदमी बाहर आता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई विदेशी है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक और कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।